convert to simple linear equations. कन्वर्ट टू सिंपल लीनियर इक्वेशन. तो पहले हमको यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगाना पड़ेगा और मैनिपुलेशन को यूज करके हम सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. राइट. तो मतलब कि कहीं ना कहीं हमको वेरिएबल्स लाना है न्यूमरेटर में. समझो बात को, वेरिएबल लाना है न्यूमरेटर में. क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax प्लस by इज इक्वल टू सी. ये होता है एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म. राइट. ये होता है एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म. तो वेरिएबल अब यहाँ पे x और y है, कुछ और भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेरिएबल के ऊपर पावर होना चाहिए 1. और अभी सब वेरिएबल है डिनोमिनेटर में. तो आपको पता है क्या, आपको ना इस तरीके के जब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हमेशा जो वेरिएबल मान लो x है तो वो पहला इक्वेशन में जिस पोजीशन में रहता है ना, दूसरे इक्वेशन में भी वो आपको हमेशा उसी पोजीशन में मिलेगा. क्या कह रहा हूं कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल को देख रहे हो तो पर्टिकुलर वेरिएबल अगर फर्स्ट इक्वेशन में जिस पोजीशन पे है, सेकंड इक्वेशन में भी उसी पोजीशन पे मिलेगा. हो सकता है उसका कोफिशिएंट कुछ और हो लेकिन पोजीशन सेम रहेगा. जैसे कि अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में x है डिनोमिनेटर पे और x के ऊपर रूट लगा हुआ है. अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखते हो तो यहाँ पे भी x है डिनोमिनेटर में और अभी भी इसके ऊपर रूट लगा हुआ है. सेम खेल है y के साथ में. y है डिनोमिनेटर में और इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है. आ रही है बात समझ में? ये एक चीज पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अगर एक बार हम जल्दी से इसको सॉल्व करने से पहले यही पैटर्न बाकी इक्वेशन में भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. फिर जैसे देखिए यहाँ पे x देख सकते हो डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी x डिनोमिनेटर में है. राइट. अगर आप y को देखोगे तो यहाँ पे y सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में है और इसी इक्वेशन में y भी फिर से सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में है. ठीक है. आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 पे देखोगे तो ये x डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है. अगर आप दूसरे वेरिएबल पे जाते हो तो y यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे भी y न्यूमरेटर में दिया है. ऐसा कभी नहीं देगा कि एक जगह पे y न्यूमरेटर में है और दूसरा इक्वेशन में y डिनोमिनेटर पे है. जैसे मैंने बताया कि दोनों जगहों पे आपको सेम पोजीशन में मिलेगा. दोनों जगहों पे आपको सेम पोजीशन पे वेरिएबल मिलने वाला है. आ रही है बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं. 4 पे देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x माइनस 1 दिख रहा है. अग्री कर रहे हो? अगर इसी तरीके से हम यहाँ y वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे y माइनस 2 है तो यहाँ पे भी y माइनस 2 दिख रहा है. राइट. अगर हम इसकी बात करें, अब ये एक थोड़ा सा स्पेशल केस हो गया. इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप न्यूमरेटर को अलग अलग कर देते हो, पहले न्यूमरेटर को अलग अलग कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, 7x डिवाइडेड बाई xy माइनस 2y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 5. ठीक उसी तरीके से अगर यहां देखोगे तो 8x डिवाइडेड बाई xy प्लस 7y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 15. अब अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा पैटर्न ऑब्जर्व करें अब तो दोनों जगह से देखिए x और x कट गया और यहां से भी x और x कट गया. सिमिलरली अगर हम y पे आए तो यहां से y कट रहा है, यहां से भी y कट रहा है. तो अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आप लोग तो दोनों जगहों पे एक जगह पे y न्यूमरेटर में आया है अगर फर्स्ट इक्वेशन में, तो दूसरे इक्वेशन में भी y न्यूमरेटर में दिख रहा है. अगर x हमको इधर भी न्यूमरेटर में दिख रहा है तो अगले इक्वेशन में भी न्यूमरेटर में दिख रहा है. और अगर आप क्वेश्चन नंबर एक मिनट गाइस,
हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखेंगे तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों में देखो एक्स वाई वाला टर्म दिख रहा है क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों में एक्स वाई वाला टर्म दिख रहा है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 के लेफ्ट हैंड साइड से, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 के लेफ्ट हैंड साइड से कर दिया निहारिका, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं राइट हैंड साइड में जो एक्स वाई दिख रहा है, अगर मैं उस राइट हैंड साइड को नीचे ले आऊं, अगर मैं उस राइट हैंड साइड को नीचे ले आऊं तो ये कैसा रहेगा? दिस विल बी 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 6। और यहां पे भी अगर xy को हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भेज दें तो हमको क्या मिलेगा? 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 5। 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए अब ये मैंने जब किया xy को, जब मैंने लेफ्ट में भेज दिया तो क्या इस तरीके का बन गया कि नहीं? इस तरीके का बन गया क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या था? डिनोमिनेटर में xy था। ठीक है, आगे अगर और पैटर्न्स को थोड़ा ऑब्जर्व करें, और एक ही दो क्वेश्चन बचे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। 7 और 8 सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं दोनों में से किसी को सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट अभी इस पॉइंट पे जिन जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्या आप लोगों ने ये पैटर्न पहचान लिया है? पैटर्न दिखा है आप लोगों को? कंगना एंड ऑल, जिन जिन लोगों को दिक्कत हुई थी, अंकित, पैटर्न दिख गया है? ठीक है, चलो तो अब मैं उसमें से एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, जैसे उस टाइम पे मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पैटर्न के हिसाब से दोनों जगह पे x डिनोमिनेटर में आया है और दोनों जगह पे y डिनोमिनेटर में आया है, लेकिन साथ में रूट भी लगा हुआ है। और हमको वेरिएबल कहां चाहिए होता है? हमको वेरिएबल चाहिए होता है कहां पे? अगर आप पहले मैं इक्वेशन को एक बार लिखो, अगर मैं इक्वेशन को दोबारा एक बार रीराइट करूं बस समझाने के लिए, तो दिस इज 2 इंटू 1 बाई रूट एक्स प्लस 3 इंटू 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू 2। फिर अगर सेकेंड इक्वेशन में बात करें तो दिस इज 4 इंटू 1 बाई रूट एक्स माइनस 9 इंटू 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू -1। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे गाइस, तो पूरा खेल, या कह सकते हो जो मुझे दिक्कत हो रही है, वो 1 बाई रूट एक्स और 1 बाई रूट वाई के कारण दिक्कत हो रही है। एग्री कर रहे हो? तो मैं क्या करूंगा, लेट 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू कुछ एक अलग वेरिएबल का नाम दे देते हैं a, एंड 1 बाई रूट वाई इसको एक अलग वेरिएबल का नाम दे देते हैं b। ठीक है, 1 बाई रूट एक्स को a का नाम दे देते हैं और 1 बाई रूट वाई को b का नाम दे देते हैं। तो उससे मेरे को क्या मिलेगा? मुझे एक तरीके से न्यू इक्वेशंस मिलेंगे। न्यू इक्वेशंस क्या रहेंगे गाइस? 2 इंटू 1 बाई रूट एक्स। अब 1 बाई रूट एक्स की जगह तो a लिखोगे आप, तो ये हो गया 2a, फिर आएगा 3b इज इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट में अगर आते हैं तो 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1 हुआ। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने को देखो, तो आप चाहो कोई भी मेथड लगा लो यहाँ पे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 को 3 गुना करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में ऐड कर रहा हूं। एक तरीके से मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं, मैं देख रहा हूं b को एलिमिनेट करने का, मैं देख रहा हूं b को एलिमिनेट करने का। तो इक्वेशन 1 को 3 गुना फिर 2 के साथ ऐड कर रहा हूं। उससे क्या होगा कि इक्वेशन 1 को 3 गुना करने से जो 3 भी दिख रहा है वो 9 भी बन जाएगा। तो ऊपर +9 भी है, नीचे -9 भी है, तो ऐड होकर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ही बार में इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो 3 + 4 10 हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 10a, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 हो गया 5। तो यहां से a का वैल्यू आया 5/10, a का वैल्यू आया 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2। a का वैल्यू जैसे ही मिल गया हमको, अब हम उसको पुट करके b का वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो आपने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया, मान लो इक्वेशन 1 में पुट कर लिया, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2 इंटू 1/2
प्लस 3 इंटू बी इज इक्वल टू 2। अब 2 इंटू 1/2 तो 1 हो गया, उसको इधर भेजे तो यहाँ से b का वैल्यू 1/3 निकल कर आ जाएगा। पहले यहाँ तक का प्रोसेस में किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्या किया हम लोग, हमने 1/√x को ये माना, 1/√y को b माना, तो ये ब्लैक कलर का नया इक्वेशन आया। अब ये जो नया इक्वेशन दिख रहा है ब्लैक कलर वाला, दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन। अब इसको आप चाहो एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, लेकिन पहले आपको सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालना है। निकल जाएगा यहाँ पे। आदित्य थोड़ा देर बाद अगेन, कल जैसे कल के दिन में हुआ था, मैं क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और आपका क्वेश्चन है कि सर एक क्वेश्चन था गैस पेपर बनाने से फायदा होता है क्या सर। आदित्य इस तरीके के सिचुएशन को कहते हैं लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है। और अगर लैक ऑफ अटेंशन होगा तो कोई गैस पेपर बना लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। दिव्यांशु, दिव्यांशु देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, एलिमिनेशन लगा के एक ही बार में कर दिया। आप इसको अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व कीजिए, मैं 2 स्टेप को मैंने एक ही बार में लिख दिया है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो बी एलिमिनेट हो रहा था, ए वाले को 3 गुना करो ना ऊपर, तो 2a है उसको 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा। और फिर 6a को 4a से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा। तो इसीलिए देखो लेफ्ट हैंड साइड में 10a लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर आप राइट हैंड साइड पे आते हो तो 2 को पहले 3 गुना करोगे तो 6 बनेगा, फिर उसको नीचे वाले के साथ जोड़ोगे तो -1 है, तो 6 - 1 कितना हो गया, 6 - 1 हो गया मेरा 5। तो 10a का वैल्यू 5 और वहीं से a का वैल्यू 1/2 है। जैसे आप एक नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड में करते हो, उसके बाद a का वैल्यू पुट करते हैं तो b का वैल्यू जो निकल कर आता है वो ऐसे निकाले, ठीक है। ओके, अब देखो क्या मैं क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में a और b तो मैंने खुद के वेरिएबल डाले हुए हैं ना। क्वेश्चन में तो हमको x और y निकाल के देना है। जब भी आपको बोला जाता है सॉल्व फॉर x एंड y, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने a को क्या माना था, 1/√x माना था, तो अब आप क्या करोगे, वही 1/√x को, a का वैल्यू कितना निकाले हो, a का वैल्यू निकला है 2, तो अगर 1/√x का वैल्यू 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x का वैल्यू 2 निकलेगा। और अगर √x का वैल्यू 2 निकलेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे ना दोनों साइड में रूट हटाने के लिए x के ऊपर से, तो स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x बचेगा, राइट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू 4 निकलेगा। फिर अगर हम बात करें आगे 1/√y पे, तो 1/√y की वैल्यू देखोगे तो 1/3 हो रहा है। अगर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y का वैल्यू 3 हो गया, √y का वैल्यू 3 हो गया, स्क्वायर किया है तो y का वैल्यू यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 9 दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे 9 दिख रहा है। बोलिए इक्वेशन समझ में आया है, करना प्रोसेस समझ में आ गया आपको। फिर सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले आप उस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए उसको कुछ एक नया वेरिएबल का नाम दोगे, ठीक है। फिर उस नया वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे, जैसे हमने यहाँ पे a और b का वैल्यू निकाला। फिर उसको वापस जिसको लेट किया था ना, जैसे हमने यहाँ पे 1/√x को a माना था, फिर a की जगह पे 1/2 डालोगे तो 1/√x का वैल्यू 1/2, वहां से x और y ऐसे निकलेंगे। बोलिए प्रोसेस क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, एनीवन कोई दिक्कत इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं पे फंसे हो। यस दिव्यांशु यू कैन, ठीक है। सो नाउ अब एक और क्वेश्चन मैंने बोला था, एट नंबर। अच्छा 8 से पहले एक बार 6 वैसे मैं बता देता हूं ताकि थोड़ा सा लोगों को आइडिया हो जाए। 6x + 3y = 6xy। मैं स्टार्टिंग पार्ट बोलूंगा, पूरा 6 नहीं एक्सप्लेन करूंगा।
6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6xy। इसके बाद है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। अब यहाँ पे ना बेसिकली क्या करना है कि हमारे पास तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। आप इतना ध्यान में रखो कि हमारे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो xy है इसको डिनोमिनेट राइट हैंड साइड भेज देगो, जो xy है उसको राइट हैंड साइड में भेज दोगे। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 2y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 6। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बात करें अगर, तो 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे अब डिनोमिनेटर को सेपरेट करें तो 6x डिवाइडेड बाई xy प्लस 2y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी अगर डिनोमिनेटर को अलग करोगे तो 2x डिवाइडेड बाई xy प्लस 4y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब कैंसलेशन पे एक बार ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि ये x इस x के साथ कट रहा है, यहाँ पे ये x इस x के साथ कट रहा है। सिमिलरली अगर बात करें y का, तो ये y इस y के साथ कट रहा है, ये y इस y के साथ कट रहा है। तो अब पहला टर्म में y डिनोमिनेटर में है, पहला इक्वेशन का पहला टर्म में y डिनोमिनेटर में है, और दूसरा इक्वेशन का भी पहला टर्म में y डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो अब ये कन्वर्ट हो गया, जैसे अभी मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन करके दिखाया था। अभी जो सेकेंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम किए हैं, सेम क्वेश्चन जैसा बन गया। बिकॉज अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लेट करोगे, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। उससे क्या होगा, अब आपका जो एक क्वेश्चन है ये बन जाएगा 6b प्लस 2a इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे बन जाएगा 2b प्लस 4a इज इक्वल टू 5। कर लोगे सॉल्व इसको सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल लेना, b का वैल्यू निकाल लेना, फिर उससे xy निकाल लेना। ठीक है, यस अवनीश, अभी कर रहा हूं। 3y क्या है, कहां पे 3y दिख रहा है? अच्छा 3y है कह रहे हो, कहां पे 3y है, समझा नहीं। अच्छा वैल्यू ऑफ y, ओके। अच्छा क्वेश्चन गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर डूइंग हाँ कर सकते हो, अगर आप b को एलिमिनेट करना चाहते हो तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड इक्वेशन को। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अच्छा 8 से पहले 7 एक बार देख ले क्या, बिकॉज 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 और 8 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 7, जो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला बोट वाला क्वेश्चन, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, वो ठीक यही क्वेश्चन है। मतलब जब आप डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के क्वेश्चन का इक्वेशन बनाओगे ना, तो ठीक ऐसा इक्वेशन बनता है, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं 7 को भी एक बार डिस्कस कर लूं। ठीक है, फिर 8 का करूंगा। आ रही है बात समझ में? द रीजन इज, अगर आप पास के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन खूब आया है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन खूब आया है। और उसका जब इक्वेशन बनाते हो तो इक्वेशन ऐसा ही बनता है, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस वाई आता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं जल्दी से सॉल्व।
तो 10 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सबको ध्यान से सुनिएगा यार, हाँ आपके लिए मैं इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूं। तो 10 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाई, एक काम करना ना, कोई अनम्यूट करके मेरे को बताओ। अगम्या बहुत दिन बाद आया है। अवनीश एक बार मेरे को अनम्यूट करके इक्वेशन बताओ ना पूरा। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर 15 ऊपर में 15, यहाँ पे 15। नहीं सर आप 4 वहाँ पे 4 है। हाँ सर एक्स वाई जो है ना उसके ऊपर 15, हाँ, और और यहाँ पे माइनस है सर, -5 इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2 हो गया सर। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। ओके अब सुनिए। ओके अगम्या, अब ठीक हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। ओके सो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जैसे क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि हमको पहले ऑब्जर्व करना होता है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज रिपीट हो रही है दोनों इक्वेशन में। वेरिएबल्स का जो अरेंजमेंट है वो दोनों जगह पे रिपीट कर रहा होता है। जैसे सबने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया होगा कि ये x प्लस वाई पहला इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, दूसरा इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका मैनिपुलेशन क्या रहेगा, लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए मानेंगे। फिर अगर अगले टर्म पे जाते हो तो उधर भी x माइनस वाई न्यूमरेटर में, नीचे भी x माइनस वाई न्यूमरेटर में, तो इसलिए 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम क्या करेंगे, b मान लेंगे। आ रही है बात समझ में? क्योंकि देखो 10 बाई एक्स प्लस वाई का मतलब हुआ 10 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई, और नीचे जो 15 बाई एक्स प्लस वाई है इसका मतलब हुआ 15 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई, तो वो 1 बाई एक्स प्लस वाई को ही a मान लिया गया। और ठीक उसी तरीके से 1 बाई एक्स माइनस वाई को b मान लिया गया। अब इससे क्या हुआ, मेरे जो नए इक्वेशंस आएंगे, मेरे जो न्यू इक्वेशंस आएंगे, दैट विल बी, अब 10a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर वाले पार्ट को न्यूमरेटर में अज्यूम किया हुआ है इस तरीके से। तो 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। बोलो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को भी दिक्कत है हैंड रेज करे। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी स्टेप में? ओके सब चैट में नो लिख रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है मेरे को ना। क्या करते हैं इसके बाद, सॉल्व करते हैं, राइट? तो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब आप लोग इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, मैं एक बार आंसर निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए, हाँ तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 1/5, और फिर उसको 1/5 को पुट करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, वहां 2 चला जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा जिससे करना है। वहां से a का वैल्यू 1/5 और b का वैल्यू 1 आ गया। लेकिन क्या मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निहारिका पूछे सर ये 10a कैसे हुआ? निहारिका देखो, ये वाला अगर टर्म को देखोगे तो ये 10 बाई एक्स प्लस वाई था ना, तो 10 बाई एक्स प्लस वाई कायदे से क्या है, 10 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई है ना। तो इस 1 बाई एक्स प्लस वाई को ही मैंने a माना हुआ है। सिमिलरली अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो 15 बाई एक्स प्लस वाई था, 15 बाई एक्स प्लस वाई को हम 15 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई तो बोल ही सकते हैं। तो कहने के लिए दोनों जगह पे 1 बाई एक्स प्लस वाई 1 बाई एक्स प्लस वाई सेम था, उसी को हमने a का नाम दिया। ठीक उसी तरीके से 1 बाई एक्स माइनस वाई दोनों जगह पे सेम था, उसी को हमने b का नाम दिया। ओके नाउ आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए a का वैल्यू है 1/5, लेकिन a को मैंने क्या माना हुआ है,
ए को मैंने माना हुआ है 1/x + y, तो हमारे उस हिसाब से देयरफॉर 1/x + y किसके बराबर होना चाहिए? 1/5 के बराबर होना चाहिए। एंड 1/x - y किसके बराबर होना चाहिए? ये इसको तो b माने हुए ना, b का वैल्यू 1 आया हुआ है। तो अब यहां पे ऑब्जर्व करो, दोनों को पलट दो इक्वेशन को, या क्रॉस मल्टीप्लाई बोल लो। तो x + y का वैल्यू 5, और यहां पे इसको अगर यहां लेकर आ जाए तो x - y = 1। बोले ये वाले स्टेप में कोई दिक्कत किसी को? इस वाले स्टेप में दिक्कत हुआ? कैसे मैंने इक्वेशन निकाला है? मैंने a का वैल्यू और b का वैल्यू को इधर पुट कर दिया। ये ब्लू कलर वाला दिख रहा है, यहाँ पे a का वैल्यू पुट किया, b का वैल्यू पुट किया। ठीक है, a का वैल्यू पुट किया, b का वैल्यू पुट किया, तो क्या मिला हमको? दोबारा से लीनियर इक्वेशन मिल गया, दोबारा से लीनियर इक्वेशन मिल गया। तो ये तो बड़ा सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है। एक जगह पे +y, एक जगह पे -y दिख रहा है, तो दोनों को खाली ऐड कर देंगे, दोनों को खाली ऐड कर देंगे तो हमको 2x बराबर 6 मिल जाएगा। तो वहां से x बराबर 3 मिल जाएगा। x बराबर 3 मिल गया, x का वैल्यू आप पहला इक्वेशन में पुट कर दो, तो वहां से y कितना मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। तो फाइनली ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो मैं क्यों इस क्वेश्चन पे फोकस देना चाहता था? 1, क्योंकि ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन है उसका इक्वेशन एग्जैक्टली सेम यही बनता है। दूसरा चीज, आपको यहाँ पे प्रोसेस दिख गया कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हम 2 बार लीनियर इक्वेशन सॉल्व करें, पहले a और b के टर्म्स में और उसके बाद x और y के टर्म्स में। तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम इंक्लूड कर दोगे तो लंबा क्वेश्चन हो जाता है, और इसीलिए ये क्वेश्चन पहले 5-5 नंबर वाले रहते थे। ठीक है, अभी ये 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। आ रही है बात समझ में सबको? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ बोर्ड्स नहीं, बहुत सारे एनटीएससी वगैरह के हिसाब से भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिव्यांशु पूछ रहे सर हाउ दैट वैल्यू ऑफ y केम। दिव्यांशु पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, इसका मतलब है एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। x का वैल्यू 3 निकल गया तो y कैसे निकालेंगे? बताओ खुद ही। हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, x का वैल्यू 3 निकला है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? y को या तो पहले इक्वेशन में पुट करते हैं या दूसरा इक्वेशन में पुट करेंगे ना x को, तब वहां से y निकलेगा। ये जो सॉल्व करने वाला पार्ट है दिव्यांशु, सॉल्विंग में थोड़ी ना मैं कुछ नया बता रहा हूँ, सॉल्विंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इन्हीं तीनों के हेल्प से ना सॉल्व किए हैं, तो वहां पे थोड़ी कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको। x निकल गया तो y कैसे निकालते थे? नेक्स्ट, थ्री एक्स प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3/4। सो नेक्स्ट, अब ये भी क्वेश्चन गाइस सेम होगा, मतलब कि इसमें भी 2 बार लीनियर इक्वेशन लग जाएगा। ठीक है, 2 बार लग जाएगा। देखिए 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, ये कितना दिया है क्वेश्चन में? 3/4 दिया है। ठीक है, सेकेंड में अगर देखें 1/2, 1/2 और 1/8 है। So 1/2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस वाई, फिर माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -1/8 है। अब बताओ इसमें क्या चीज आपको सेम दिख रही है? दोनों जगह पे क्या चीज सेम दिख रही है? हैंड रेस करो, कौन बताएगा? इसमें किसको ए मानेंगे, किसको बी मानेंगे? पिंकी ने पहले हैंड रेस किया है। हाँ पिंकी बताओ। सर 1/3x प्लस वाई कॉमन है, इसको लेट कर लेंगे ए।
1/3x प्लस वाई कॉमन है, उसको लेट कर लोगे a, ठीक है। और 1/3x माइनस वाई इसमें कॉमन है, इसको लेट कर लेंगे b। ठीक है सर यहाँ का जवाब माइनस होगा। ठीक है, तो जैसे कि पिंकी ने बताया कि बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जर्व करना था कि 1/3x प्लस वाई दोनों जगह पे कॉमन है, तो आप यहाँ पे लेट करोगे, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b लेट करोगे, ठीक है। अब अगर हम इसको करते हैं सॉल्व, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पहला वाला a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4 हुआ। सेकेंड वाले में देखोगे तो a/2 हो जाएगा माइनस b/2 हो जाएगा इज इक्वल टू है -1/8। अब अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मान लो एलसीएम लेके 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो गया मेरा a माइनस b इज इक्वल टू -2/8। -2/8 कहने के लिए कितना हो गया, -1/4 हो गया। और ये तो पहले से कितना था, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो रही है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या, जल्दी बताइए। अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज हैंड रेज करो, किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो हैंड रेज कीजिए। हाँ पिंकी बताओ। सर यहाँ पे a माइनस b इक्वल टू -2/8 कहाँ से कैसे हो गया? वो देखो a/2 माइनस b/2 है, तो अगर आप वहां पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना का होगा, या कॉमन ले लो ना, दोनों में 1/2 कॉमन होगा। यस सर। और उस फिर 2 को आप राइट हैंड साइड भेज दो। यस सर हो जाएगा। हाँ, वो मैं क्यों कर रहा हूँ जानते हो, क्योंकि पहला इक्वेशन में a प्लस बी दिख रहा है, तो अगर दूसरे इक्वेशन में a माइनस बी मिल जाएगा ना, तो अगले स्टेप में हम सीधा एडिशन कर सकते हैं, सीधा एडिशन करके b को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, अब अगर हम इनको सीधा जोड़ देते हैं तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 2 है, हमारा b हो गया एलिमिनेट। और अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो इट्स 3/4 माइनस 1/4। अगर आप एलसीएम लेते हो तो 4 का ही एलसीएम होगा, और ऊपर 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2/4 का वैल्यू तो 1/2 हो गया, तो यहाँ से 2a का वैल्यू हो गया 1/2। 2a का वैल्यू 1/2 का मतलब a का वैल्यू कितना हो गया, उस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू 2 1/4, तो a का वैल्यू 1/4 आ गया। अब इस a का वैल्यू को क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 उसमें पुट करके b का वैल्यू निकालेंगे। तो मान लीजिए कि हमने इसको पुट किया लेट्स से इक्वेशन 1 में ही, तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर रहे हैं तो लिख देता हूं 1 इंप्लाइज 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। सॉल्व कीजिएगा तो यहां से b का वैल्यू निकल कर आएगा 1/2, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं, तो a का वैल्यू निकल गया 1/4, b का वैल्यू निकल गया 1/2, लेकिन क्या मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे, नहीं, मुझे x और y निकालना था। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आखिर इस a को हमने क्या लेट किया था, तो हमने a को लेट किया था 3x प्लस वाई, a को लेट किया था 3x प्लस वाई। तो नाउ 1/3x प्लस वाई इसको a माना था, तो ये हो गया आपका 1/4। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से 1/3x माइनस वाई, इसको हमने b अज्यूम किया था और b का वैल्यू आया है 1/2। इधर भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, यहां तक चेक करो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हुई है किसी को? मेन चीज क्या है, किसको a माने हैं किसको b माने हैं, फिर वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो लिखा गया है वो तो खाली सॉल्व हो रहा है, वो खाली सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करके a और b निकाला गया। अब सॉल्व आप चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ चाहे एलिमिनेशन लगाओ, मैटर नहीं करता है, मेन चीज है कि किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं,
ए और बी निकल गया। उसके बाद हमने ए को क्या माना था, 3x 1/3x + y माना था। पुट कीजिए वहां पे, ठीक है। नहीं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तो 2 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन आप खुद अपने हाथों से करोगे तो स्टेप क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है कि इसमें 2 बार लीनियर इक्वेशन सॉल्व हुआ है, एक बार ऊपर सॉल्व हुआ और एक बार ये अभी नीचे सॉल्व होगा। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें गाइस, इन दोनों इक्वेशन की भी से खासियत क्या है, एक जगह y है एक जगह -y है। तो अगर हम यहाँ पे एडिंग लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे एडिंग कर देते हैं सीधा, तो 3y + 3y हो गया 6x, सॉरी 3x + 3x हो गया 6x, 4 + 2 हो गया 8, सॉरी 4 + 2 हो गया 6। तो 6x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 1 हो गया। अब x का वैल्यू 1 को अगर हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो वहां से y का वैल्यू भी 1 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। किसी में भी पुट कर दो तो आपको वहां से y का वैल्यू 1 मिल जाएगा। पॉसिबली बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट, हो सकता है थोड़ा आपका इंटरनेट वीक हो या खत्म हो गया हो, इसलिए जूम एरर दिखा रहा हूं। ओके, तो आई बिलीव 4 क्वेश्चंस कर दिए मैंने क्लास शुरू होने के बाद से। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये 5 मार्क के क्वेश्चन रहते थे, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते थे। अब नया पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो अब आपको मैक्सिमम 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे नया पैटर्न के हिसाब से। तो इसलिए ये 4 नंबर का परफेक्ट कंटेंडर है, 4 नंबर का परफेक्ट कंटेंडर है। दिख रहा है ना, 2 बार लंबा है क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। अब वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में गाइस मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बताऊंगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बताऊंगा। कौन सा वाला अंकित, 3.5 एक्सरसाइज या 3.6? थ्री पॉइंट फाइव का चौथा और पांचवा इसकी बात कर रहे हो खाली? ये चौथा और ये पांचवा की बात कर रहे हो क्या? आकाश एक बार दोबारा मैसेज कीजिएगा, बहुत स्टार्टिंग में आपने मैसेज किया होगा ना तो बहुत ऊपर निकल गया वो। हाँ दिखा 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 4 एंड 3.6। तो 4 का 4 मतलब आकाश आपका भी यही है, एक एक क्वेश्चन तो ये रहा, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट वाला, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन, अच्छा इसमें से सारे क्वेश्चन, हाँ सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लो, इसके सारे वर्ड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप अच्छे से एक बार एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, आप में से कितने लोगों ने होमवर्क किया है, कितने लोगों ने होमवर्क सबमिट किया, एक बार हैंड रेज करना। ऐसा ना हो कि फिर जो मेरे पास रोहित लिस्ट भेजे, रोहित सर वो लिस्ट आपके साथ ना मैच करे। कितने लोगों ने लिंक पे सबमिट किया है? इतना कम क्यों? सुमित, राहुल, पिंकी, दिव्यांशु एंड रागिनी, बस इतने लोग? अंकित आई थिंक पूरा कर लिए थे, तबीयत ठीक हो गई थी। तरन, युवराज, रोशनी, रश्मि, पीयूष, निहारिका, कंगना, अवनीश, किशोर, आप लोग कल की क्लास में प्रेजेंट थे, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? गिव मी एन एक्सप्लेनेशन। सबमिट नहीं करना, आपको कितना बार समझना पड़ेगा कि अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो वो अपडेट नहीं हो रहा। हाँ तरन आपका आया हुआ है। बॉयज एंड गर्ल्स
यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्यों मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको अपडेट करोगे उस लिंक पे, तभी ना हमारे रिकॉर्ड्स में भी अपडेट होगा। मैं आपको सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपको डरा रहा हूँ या एनीथिंग। आफ्टर 1.5 month वी आर गोइंग टू हैव अ पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ठीक है, जहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी रहेंगे और वो आपके दो चीजें दिखाएंगे। हम तो आपके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, आपके नॉलेज, आपके क्लास में अटेंटिवनेस को लेकर बात करेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपके रेगुलरिटी, अटेंडेंस हो गया, और आप होमवर्क टाइम पे सबमिट कर रहे हो कि नहीं, वो रिकॉर्ड उनके पास रहेगा। अब अगर आप इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो यू आर डूइंग इट रॉन्ग। मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, बहुत लोग चैट में लिख रहे हैं कि हमने सॉल्व किया है, ठीक है, लेकिन आप सॉल्व किए हो, सबमिट नहीं किए हो, तो मैं आप पे इतना भरोसा क्यों करूं बार बार, बताओ। एक दिन तो मिले, एक दो दिन, एक महीने से ऑनलाइन क्लास चल रहा है और एक महीना ऑनलाइन चलेगा। पीयूष, जहां तक मुझे पता है शायद आपकी तबीयत ठीक हो गई है, ठीक है, अगर आप सच में तबीयत खराब है तो इट्स ओके, बट आप क्लासेस रेगुलरली कर रहे हो। अगर क्लासेस 2.5-3 घंटे की क्लासेस रेगुलरली कर रहे हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि अगर पीयूष आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्लासेस में बैठे हुए हो ना, तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, बात समझो। होमवर्क जब तक नहीं करोगे क्लासेस का कोई फायदा नहीं है। Divyanshu, again that will depend upon the government, but yes, there are high chances कि from offline we will have offline classes. Let's see, it all depends on how the government actually perform the vaccination ना। अगर कोविड के केसेस वगैरह कम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मई का मंथ तो मेरे को लग रहा है ऐसे निकल जाएगा। हाँ नहीं यारिका, बताइए। यस सर, जो पीडीएफ के फॉर्म में सर होमवर्क जाता है ना सर, उसमें 4 पेज से ज्यादा नहीं जाता है। बात 4 पेजेस का नहीं है, जहां तक मुझे पता है शायद वो पिक्चर क्वालिटी को लेकर होगा, फाइल का लिमिटेशन होगा। मान लो कि आपने आपके फोन से वो जो फोटोज क्लिक किए वो साइज बहुत बड़ी बड़ी है, तो अगर वहाँ पे एक लिमिटेशन है, मान लो 20 MB का या 25 MB का, तो कभी कभार आप देख लेना, फ्रंट कैमरा से फोटो खींचोगे, देखना उसमें MB कम रहता है, उसके ज्यादा पेजेस ले जाएंगे। तो मैं एक बार एक मीटिंग में करता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं बात करता हूँ, बिकॉज 10th, स्पेशली 10th में कंसर्न सबसे ज्यादा है, 9th और 8th में ऐसा कंसर्न नहीं रहा है। वहाँ पे मोर देन 70-75% स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, बट 10th में द परसेंटेज, स्पेशली इन 10A1, दिस अटेंडेंस परसेंटेज, ये परसेंटेज लेस देन 50% है। एंड कुछ लोग तो लिखे तक नहीं है कि, जैसे किशोर एक बार अनम्यूट करना तो। अनम्यूट करने बोला है किशोर मैंने आपको। यस सर। आप पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा नॉन सीरियस हो गए हो, मैंने आई थिंक बहुत रेगुलर हो गया जहाँ पे आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, क्या रीजन है? सर होमवर्क किया है, सबमिट नहीं हुआ है। लेकिन ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो रहा है क्या? मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने आपको कब नहीं पकड़ा था, हर क्लास में मैंने आपको पकड़ा। पहली 2 क्लासेस में मुझे याद है आप बहुत अटेंटिव थे, लेकिन अब आपका अटेंशन लेवल बहुत गिर चुका है, क्या हो गया इधर? ये तभी हो सकता है जब या तो क्लास ही एकदम अच्छी नहीं लग रही हो, या फिर आप घर पे मेहनत नहीं कर रहे हो, दो में से कोई एक ही रीजन होगा। और अगर दोनों में से कोई भी रीजन है तो अल्टीमेटली लॉस आपका हो रहा है। क्लास अच्छी नहीं लग रही है, क्या प्रॉब्लम है बताओ, और अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो भी अपना लॉस कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ ये 1.5 घंटा या 2.5 घंटे का क्लास अटेंड करने से कोई फायदा नहीं होता। आप में से अगर किसी को भी ये लग रहा है कि ये क्लासेस अटेंड करने से आप 90% के ऊपर ले आओगे, तो लेट मी टेल यू दिस इज रॉन्ग। मैंने कल ही बताया था, मैं ऑलमोस्ट स्टार्टिंग क्लासेस से बता रहा हूँ, अवंती में मोर देन 40% स्टूडेंट्स 90% के ऊपर लेकर आते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं लाते हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे होते। आप लोगों, मैं बार बार कह रहा हूँ, डोंट ट्राई टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस ऑनलाइन सिस्टम। अगर आप इसका एडवांटेज लेना चाहोगे तो कोई बाउंडेशन नहीं है। इस आधे से ज्यादा लोगों का चैट में मैसेज आया कि हमने होमवर्क किया है लेकिन सबमिट नहीं किया, तो फिर होमवर्क किसके लिए कर रहे हो? अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा, अभी लेट्स से कि आपके घर पे कॉल चला जाएगा, अभी मान लो मैं बोल दिया राकेश सर को कि किशोर के घर पे फोन करो,
बोल दो कि उसने एक बार भी होमवर्क सबमिट नहीं किया, फिर क्या होगी? कुटाई होगी कि नहीं आपकी? है? फिर वो सेल्फी वाला वीडियो बनाना, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है और मेरी कुटाई हो रही है। हाँ, थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान में रखो, एंड इट्स फॉर एवरीवन। ट्राई टू अपलोड इट ऑन द लिंक। अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर कोऑर्डिनेटर्स का कांटेक्ट नंबर है आपके पास, राकेश सर है, रोहित सर है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, जरूरत पड़ेगा उनको भेजिए, बट ट्राई टू सबमिट इट बिफोर द क्लास अगर आप एक्चुअली में इसका इंपॉर्टेंस चाहते हो। सी दिस इज वन पर्टिकुलर इशू ना, जहाँ पे ऑनलाइन में ये आपसे ज्यादा डिमांड करता है। अगर ये ऑफलाइन होता, आई हैड द अथॉरिटी कि जिसने नहीं करके लाया उसको उसी वक्त वहां से भेज दो, और मैं करूंगा ये। और एक बार जब एक स्टूडेंट वापस चला जाएगा ना, सेंटर पे आएगा, होमवर्क नहीं किया होगा, वापस चला जाएगा, उसके बाद वो जिंदगी भर एटलीस्ट मेरी मैथ्स की क्लास में वो फिर हमेशा होमवर्क करके आएगा, वरना आएगा ही नहीं क्लास। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों की भलाई के लिए, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, आप बताओ यहाँ पे कितने लोग हैं? अभी 6 लोग हैं, पिंकी, दिव्यांशु, राहुल, अंकित, सुमित एंड आई थिंक निहारिका। ठीक है, 6 लोग हैं। हाँ, तो 6, अच्छा रागिनी भी है 7, तरन ने मेरे को भेजा था 8। अभी मैं क्लास को अगले 40 मिनट 30-40 मिनट तक खाली इन 8 लोगों के अकॉर्डिंग चलाऊंगा। मैंने बाकियों का कोई डाउट नहीं लेना। अब आपको सेशन को करना है करो, नहीं करना है मत करो। ठीक है, तो मैं बस इन्हीं के डाउट्स को लूंगा। चलो आप 8 लोग, लेट मी टेक द पिक्चर। हाँ, चलिए अभी अगला जो क्लास चलेगा अपने आधे घंटे का, जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी इशू, एंड कोई कंप्लेन नहीं होगा, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि कोई लीव करेगा तो घर पे फोन करवाऊंगा। जब आपको होमवर्क नहीं सबमिट करना है, मैं कितनी बार आपके पीछे जाऊं? चलिए, सो हाँ सुमित, एग्जैक्टली वो पेजेस वाला इशू नहीं है, 4 पेजेस वाला नहीं है, साइज को लेकर। चलिए जल्दी से अपने अपने डाउट्स बताओ। पिंकी, दिव्यांशु, राहुल, अंकित, सुमित, निहारिका, रागिनी, तरन, 4 और 5। ओके, तो सबसे पहले 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। 2 प्लेसेस है ए और बी, उनके बीच में 100 किलोमीटर का अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों जगह से एक एक कार सेम टाइम पे शुरू हो रहे हैं। If the cars travel in the same direction at different speeds, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो मीट कर रहे हैं 5 घंटे में, और अगर दोनों कार एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो वो मीट करते हैं 1 घंटे में। पहले 5 घंटे, दूसरे में 1 घंटा है। तो फाइंड द स्पीड्स। चलिए 4 का 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ए और बी, हमने उनके बीच में गैप डालना है कितने का? ये ए हो जाएगा, मान लो ये बी पॉइंट है, तो इनके बीच में गैप कितने का है? 100 किलोमीटर का गैप है। ठीक है, इनके बीच में गैप है 100 किलोमीटर। अब आपको केस 1 क्या दिया है कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मान लेते हैं गाइस सबसे पहले कि यहां से कार 1 था, ए पे कार 1 था और बी पे कार 2 था। कार 1 की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, कार 1 की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और कार 2 की स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, अब कार 1 और कार 2, एक केस दिया था जहां पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर कार 2 अपने राइट में जा रहा है, मान लो सेम डायरेक्शन ले लेते हैं, सेम डायरेक्शन में यहां पे एरो बना देता हूं, लेट्स से दिस साइड, इस साइड में। ठीक है, तो अब आपके स्क्रीन के हिसाब से देखोगे तो कार 2 राइट की तरफ जा रहे हैं और कार 1 भी राइट की तरफ जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब यहां पे कह रहा है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है मीट करने में? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 5 आवर्स। अच्छा, ये है क्या? दिस इज द मीटिंग टाइम।
दिस इज द मीटिंग टाइम। अब ये मीटिंग टाइम में अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो टू मीट if C2 has traveled देखिए, अच्छा ये टाइम और स्पीड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? क्या पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग बहुत लोगों ने होमवर्क नहीं किया, वो मेरे को अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। टाइम एंड स्पीड को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है बताओ चैट में। टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है चैट में? वी गेट डिस्टेंस, राइट? वी गेट डिस्टेंस। अब यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा सा सिचुएशन को समझो कि लेट्स से ये कार 1 में आप थे, ये कार 1 में आप थे और कार 2 में मैं था। अब अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम मीट कैसे करेंगे? हम मीट करें 5 घंटे के बाद। क्या आप बता सकते हो कि 5 घंटे में मेरी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? क्या आप बता सकते हो 5 घंटे में मेरी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? गलत दिव्यांशु। ट्राई कीजिए, सब चैट में बताओ। आप देखो कि सिचुएशन समझ में आ रहा है? मैं जहां पे अभी हूं और आप अभी जहां पे हो, हमारे बीच में 100 किलोमीटर का गैप है। 100 किलोमीटर का गैप है। मैं जिस गाड़ी, और दोनों सेम टाइम पे एक एक कार में बैठ रहे हैं। आपके गाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, मेरी गाड़ी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन मतलब जो ब्लू कलर का रास्ता बनाया हुआ है ना, आप ऐसे सोचो कि दोनों हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि उन 5 घंटे में मैंने कितना कवर किया होगा? अभी तक किसी ने भी चैट में सही आंसर नहीं दिया है। गलत, किसी ने भी चैट में सही आंसर नहीं दिया है। आप देखो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं डिस्टेंस, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या? मैं पूछ रहा हूं डिस्टेंस बताइए। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना है मेरी गाड़ी का? y किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना ले रहा हूं? 5 घंटा। तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डिस्टेंस 5y नहीं होना चाहिए क्या? डिस्टेंस 5y नहीं होना चाहिए क्या? बताओ, यही लगाओगे ना? मेरी गाड़ी ने 5 घंटे में y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना ट्रेवल किया होगा? 5 इंटू वाई, स्पीड इंटू टाइम। जब मेरी गाड़ी ने 5 घंटे में इतना ट्रेवल किया, तब आपकी गाड़ी ने 5 घंटे में कितना ट्रेवल किया? आपकी गाड़ी ने 5 घंटे में कितना ट्रेवल किया? जब वो मेरे को मीट कर रहा था, जब आप आए थे मेरे को मीट करने के लिए, तो आपकी गाड़ी ने मेरे को मीट करने के टाइम पे कितना ट्रेवल किया टोटल? अब लोगों का आंसर आएगा 5x। गलत है। क्यों गलत है भाई? अच्छा नहीं, सही है, 5x is the answer. 5x is the answer. If C2 has traveled 5y distance, if C2 has traveled 5y distance, then C1 has traveled 5x distance. उतने ही देर में C1 ने कितना ट्रेवल किया होगा? 5x किया होगा। क्योंकि आपकी गाड़ी और मेरी गाड़ी सेम टाइम पे शुरू हुई थी। मेरी स्पीड थी y, आपकी स्पीड थी x। हम दोनों 5 घंटे के बाद मिले हैं, तो 5 घंटे में मैंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 5y है, और 5 घंटे में आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपका स्पीड इंटू 5 घंटा होगा। आपका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और आपका टाइम है 5 घंटा, तो 5 इंटू x हो गया, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन है, क्या 5x और 5y की वैल्यू सेम है? क्या 5 घंटे में मैंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और 5 घंटे में आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या वो दोनों वैल्यू सेम होगा?
क्या वो सेम होगा? रागिनी, निहारिका, अंकित, पिंकी कह रही है नहीं। बाकी लोग ऑब्जर्व करो, सोचो। मेरी गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही थी, आपकी भी गाड़ी उसी डायरेक्शन में जा रही थी। 5 घंटे में मैंने 5y ट्रेवल किया है और आपने 5x ट्रेवल किया है। क्या हम दोनों का डिस्टेंस सेम है? मतलब क्या हम दोनों का 5x और 5y का वैल्यू सेम है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मैंने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको मिलने आना था, तो आप हमारे बीच में ऑलरेडी 100 किलोमीटर का गैप था, तो आपको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा है, आपको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा है। तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x जो आपने ट्रेवल किया था वो मेरे डिस्टेंस 5y से 100 किलोमीटर ज्यादा था, है कि नहीं? जो मैंने ट्रेवल किया है 5x, वो आपका ट्रेवलिंग डिस्टेंस 5y से 100 किलोमीटर ज्यादा था, क्योंकि मुझे आपसे आप मेरे को मिलने आ रहे थे ना, आप मेरे को मिलने आ रहे थे, तो वो 100 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा कवर करना था, क्योंकि वो हमारे इनिशियल गैप था। ठीक है, तो ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन, ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत किसी को इस पॉइंट पे? एनीवन? यहां तक क्लियर है? तभी आगे बढ़ने का फायदा है। पीयूष, क्वेश्चन को पहले ट्राई करके आना, क्वेश्चन को ट्राई करके आना, उसके बाद ऐसे मतलब क्या है ना, क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हुआ मैं सीधा सॉल्यूशन बताऊंगा, कभी फायदा नहीं होता, भूल जाओगे। कल मैं डेफिनेटली, कल के दिन मैं पूछूंगा, आप भूल जाओगे। पहले क्वेश्चन ट्राई करो। ये तो उनके लिए है जिन लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है, जिन्होंने अपना डाउट मेरे को चैट में भेजा हुआ है और होमवर्क सेंड किया हुआ है लिंक पे। सो अब आते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? इस सिनेरियो को बनाते, केस 2 को ड्रॉ करते हैं। अब केस 2 में अगर हम बात करें तो अब ए यहां पे पॉइंट है, बी पॉइंट इधर है, अभी भी दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का गैप है। ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, मैं यहां पे खड़ा हूं। अब वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा एक और चीज हो सकता था, एक और चीज हो सकता था, मैं यहां जा रहा हूं, आप यहां जा रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, हम मीट कर रहे हैं? नहीं ना। राइट? आदित्य राज, पॉलिनोमियल टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, पॉलिनोमियल टॉपिक का मैं आपको अलग से नहीं पढ़ा सकता, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, ये चैप्टर 20 बीच में एंटर करोगे दिक्कत होगी। ये चैप्टर का आज चौथा 5वां क्लास है। ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन की जो बात हो रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन की जो बात हो रही थी, तो यहां पे हम ऐसे नहीं जा सकते, हमको एक दूसरे की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ऑपोजिट मतलब कि एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके एक दूसरे को मीट करें 1 घंटे पे, तो ये होगा कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन में। अब बताओ, अब अगर हम बात करें तो दोनों कितने घंटे बाद मिले हैं? दोनों कितने घंटे बाद मिले हैं? 1 घंटे बाद। ठीक है, दोनों कितने देर बाद मिले हैं? 1 घंटे के बाद। तो आपसे अगर सिंपल वही चीज पूछूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय C1, C1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा?
अगेन इसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान, एक मिनट, पहले आपका स्पीड को क्या माना गया था, x माना गया था, तो अभी भी उसको x मानना पड़ेगा, अभी भी उसको x मानना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको अभी y किलोमीटर पर आवर मानना पड़ेगा, ठीक है। सो अब आपने कितना ट्रेवल किया होगा 1 घंटे में, 1 आवर क्या लिख रहे हो, x होगा ना, आपका स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, आप ट्रेवल किए 1 घंटे के लिए, आपका स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, आप ट्रेवल किए 1 घंटे के लिए, तो डिस्टेंस कितना हो गया, x इंटू 1 ना, स्पीड इंटू टाइम x। अच्छा, सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय c2, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, मेरी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, मैं भी 1 घंटे के लिए ट्रेवल किया हूं, तो y इंटू 1, ठीक। अच्छा, अब हम दोनों ने मिलके, आपने जितना कवर किया और मैंने जितना कवर किया, दोनों अल्टीमेटली ए बी के कई बीच में मिले होंगे, ए बी के अंदर ही मिले होंगे, तो हम दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 बोल सकता हूं कि नहीं, क्योंकि आपने जितना कवर किया प्लस मैंने जितना कवर किया, वो दोनों डिस्टेंस मिलाकर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता कि मिड पॉइंट है, ये बोलना गलत है कि 50 किलोमीटर मैंने और 50 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, ये बोलना गलत होगा, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक इक्वेशन यहां पे है, एक इक्वेशन यहां पे एंड एक इक्वेशन यहां पे, हो जाएगा सॉल्व। अब मैं एक बार केसेस को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला केस था जहां पे हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो मैंने वहां पे रखा कि कार 1 की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, कार 2 की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन है कार 2 के राइट की तरफ, डायरेक्शन है कार 2 के राइट की तरफ। तो उस केस में कार 2 ने ट्रेवल किया 5y डिस्टेंस 5 घंटे के अंदर, और कार 1 ने ट्रेवल किया 5x डिस्टेंस 5 घंटे के अंदर। तो मैंने देखा कि 5x और 5y के बीच में रिलेशन क्या है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि 5x जो है वो 5y से ज्यादा है, क्योंकि 5 जो a था, जो आप थे, आपको 100 किलोमीटर भी कवर करना था और उसके बाद भी कुछ कवर करना था, तब जाके आप मुझे मीट कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बना, 5x इज इक्वल टू 5y प्लस 100, ये पहला इक्वेशन आया। अच्छा, इक्वेशन किसका, डिस्टेंस का इक्वेशन बनाया है। फिर सेकेंड वाला केस क्या था, जहां पे ए बी से दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ए बी से दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक घंटे पे मीट कर रहे थे हम लोग, तो पहला पर्सन ने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में x किलोमीटर कवर किया, और दूसरे बंदे ने y किलोमीटर कवर किया। दोनों ने मिलके ए बी गैप पूरा फिल कर दिया एक तरीके से, तो मतलब दोनों ने मिलके कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो इसीलिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो फाइनली ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, अब आप इसको इजीली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। आर वी डन हियर? पिंकी, दिव्यांशु, राहुल, अंकित, सुमित, निहारिका, रागिनी, तरन, डन? कोई दिक्कत यहां तक? ग्रेट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। ओके, चलो, जिनको इसमें दिक्कत है, 5 वाले में दिक्कत है, वो क्या करे, पेन और पेपर रेडी करो, क्योंकि मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं। अच्छा चलो एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अंकित बोलो। सर हो गया काम, वो गलती से पेज पलट गया था, क्वेश्चन हमको लगा चेंज है। अच्छा ठीक है। हाँ पिंकी, इसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले पे भी आऊंगा, इस क्वेश्चन के बाद आता हूँ। तो देखो गाइस, इस क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट से, जब उसका लेंथ को 5 यूनिट से घटा रहे हो और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ा रहे हो। तो कहने के लिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो एरिया में चेंज हो रहा है। तो एक चीज जो आपको समझने लायक है कि एरिया, लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन क्या होता है। एरिया, एक रेक्टेंगल के एरिया और उसके लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन क्या होता है, यही ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी।
राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो अब आपको सबसे पहले इधर क्या करना चाहिए था इस क्वेश्चन में, हम यहां पे लिखेंगे लेट द लेंथ बी x किलोमीटर, x किलोमीटर नहीं यार, मीटर, x यूनिट ही मान लो क्योंकि वहां पे स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ था ना शायद, एंड ब्रेथ को मान लेते हैं y यूनिट, ठीक है। सो देयरफॉर original area of rectangle इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। अच्छा एक और चीज है, ये आज लास्ट टाइम है, इसके बाद जो लोग होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे क्लास की स्टार्टिंग में मैं उनको रिमूव कर दूंगा। तो दिस इज द फाइनल वार्निंग एंड आई विल मेक श्योर कि कोऑर्डिनेटर भी इस पे ध्यान दे। नेक्स्ट क्लास है आई विल स्टार्ट रिमूविंग द पीपल जो लोग क्लास में होमवर्क करके नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो तो आपको मेरी क्लास में रहना भी नहीं चाहिए, राइट। ओके, तो ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, x इंटू वाई हो गया। अब आते हैं जल्दी से एक बार क्वेश्चन के लाइन के ऊपर। देखो यार अभी तक क्वेश्चन में मैंने कुछ पढ़ के मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि इधर वेरिएबल किस किस को मानेंगे। अब क्या कह रहे हैं, एरिया 9 से डिक्रीज हो रहा है जब लेंथ 5 से डिक्रीज होता है और ब्रेथ 3 से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इसको तो अगर हम केस 1 की बात करें, तो केस 1 में क्या हो रहा है गाइस, एरिया रेड्यूस हो रहा है, 9 यूनिट से। लेकिन ये कब हो रहा है, जब हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं 5 यूनिट से और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट से। तो ये जो मैंने एरो दिया है ना, डाउनवर्ड एरो का मतलब कम हो रहा है, अपवर्ड एरो का मतलब बढ़ रहा है, और नंबर लिख रहा हूं तो उससे ये पता चल जा रहा है कि कितना कम हुआ है। अब देखो इसको ध्यान से सुन लो, यहीं पे क्वेश्चन का काम है। नया एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे हम क्या कह सकते हैं, न्यू एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया, न्यू एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया माइनस 9, सॉरी, हाँ ओरिजिनल एरिया माइनस 9 यही होगा ना। जो मेरा नया एरिया है वो मेरा ओरिजिनल एरिया में से 9 माइनस किया गया है। अब आपको पता है ओरिजिनल एरिया क्या है, x इंटू वाई। तो अब हमको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, नया एरिया के ऊपर ध्यान देना है। अब अगर नया एरिया का बात करें तो नया एरिया कितना है, नया एरिया होगा नया लेंथ इंटू नया ब्रेथ। नया एरिया क्या होगा आपका, नया लेंथ इंटू नया ब्रेथ। आ रही है बात समझ में। तो अब नया लेंथ कितना है, पुराना लेंथ से 5 कम है। पुराने लेंथ को अगर x माना गया है तो नया लेंथ कितना हो जाएगा, x माइनस 5। अच्छा ब्रेथ क्या हुआ है, तो ब्रेथ 3 से बढ़ा है। अगर ब्रेथ पहले y था अब 3 से बढ़ गया है तो अब नया ब्रेथ क्या होगा, y प्लस 3 होगा। तो उस हिसाब से हमारा फाइनल नया एरिया क्या बना, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। मेरा ओरिजिनल एरिया कितना था, वो तो मेरा xy था, तो ये xy माइनस 9 हो जाएगा, xy माइनस 9 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। अब अगर यहां देखोगे तो xy दोनों जगह से कट गया, राइट। और अगर मैं माइनस 15 को राइट साइड भेज देता हूं तो मेरे पास आएगा 3x माइनस 5y, माइनस 15 को राइट में भेजोगे तो प्लस 15 बनेगा, प्लस 15 माइनस 9 करोगे तो 6 आएगा, प्लस 15 माइनस 9 करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, ओके कोई दिक्कत किसी को,
अब अगर आपको इस तरीके से नया एरिया निकालना आ गया तो अगला इक्वेशन से भी बन जाएगा ना, क्योंकि अगला इक्वेशन की बात करें, अगला इंफॉर्मेशन, तो अगला इंफॉर्मेशन कह रहा है कि अगर लेंथ को 3 से बढ़ाया और ब्रेथ को 2 से बढ़ाया तो एरिया 67 बढ़ गया। लेंथ को 3 से बढ़ाया है, केस 2, केस 2 कह रहा है कि अगर लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं 3 से, ब्रेथ को बढ़ा रहे हैं 2 से, तो इसके कारण मेरा जो एरिया है ये भी बढ़ जा रहा है 67 टाइम्स, 67 से। तो सेम फंडा यार, अभी भी हमारा इक्वेशन क्या होगा, इसके हिसाब से नया एरिया इज इक्वल टू ओल्ड एरिया या ओरिजिनल एरिया बोल लो प्लस 67। अब ये नया एरिया क्या होगा आपका, तो नया लेंथ इंटू नया ब्रेथ होगा। नया लेंथ कितना है, पुराना लेंथ अगर x था तो नया लेंथ x प्लस 3 हो गया। नया ब्रेथ, पुराना ब्रेथ अगर y है तो नया ब्रेथ y प्लस 2 हो गया। पुराना एरिया कितना था, xy था, xy प्लस 67। अब अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए, तो ये मिलेगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। अब अगर यहां देखोगे तो xy कैंसिल, 6 को अगर राइट हैंड साइड भेज दिया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये मेरा बन गया दूसरा इक्वेशन। ये ऊपर में बना था ये पहला इक्वेशन। अब आपको इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, बोलो। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए अब हम आते हैं जल्दी से वो बोर्ड वाला क्वेश्चन पे, जो आपका अगला एक्सरसाइज का है। आकाश यू देयर? बोर्ड वाला क्वेश्चन था आकाश। ओके इसी की बात करें, मतलब एक तरीके से यही रहता है क्वेश्चन, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, 2 का 1 हो गया। ठीक है, 2 का 1। अब इसको शुरू करने से पहले आपको जब भी बोर्ड का क्वेश्चन आएगा तो पहला 2-3 लाइन उसमें सेम होता है, कोई भी क्वेश्चन हो। और उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। क्या है कॉन्सेप्ट? अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बताओ चैट में, या कोई अनम्यूट करके बताना चाहता है तो भी बता सकता है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस नहीं लिखोगे। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखो अलग अलग आंसर आ रहा है। एक कह रहा है गो अहेड, एक कह रहा है अपर की और धारा, पानी की ऊपर की और धारा। अच्छा, आकाश कह रहा है कम बैक। आकाश पहले गो अहेड कह रहा था, उसके बाद कम बैक कह रहा है। वाह 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 नहीं आकाश, थोड़ी सी गलती हो रही है। रागिनी कह रही है नदी के ऊपर। अरे बोट तो नदी के ऊपर ही ना तैरेगा, नदी के अंदर थोड़ी तैरेगा। बोट बोला है, सबमरीन नहीं बोला हुआ है। सर हाँ सर, बोलो। डायरेक्शन दैट अ रिवर फ्लोज फ्रॉम, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में नहीं आता। वाह वाह वाह, तो ये तो मतलब लगता है गूगल बाबा का हेल्प ले लिए थे। सर इन डायरेक्शन ऑफ वेव। नो सर। सर अपस्ट्रीम हाँ। जो होता है, जो अपस्ट्रीम जो होता है जो विंड के डायरेक्शन में चलता है, और डाउन स्ट्रीम जो होता है जो विदाउट मतलब विंड के विंड के opposite उल्टा से। में चलता है, अपोजिट में चलता है। अच्छा देखो, अब आप लोगों ने ना, मैंने जानबूझ के अपस्ट्रीम को ऊपर लिखा और डाउनस्ट्रीम को नीचे लिखा, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि स्ट्रीम के डायरेक्शन में, और फिर आता है स्ट्रीम के अगेंस्ट।
तो इसीलिए अपस्ट्रीम पहले लिखा हुआ था तो आपको लग गया वही अलोंग द स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट। अब देखो सबसे पहले भाई डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है व्हेन बोट is moving in the direction of water current, in the direction of stream बोल सकते हैं या फिर वाटर करंट भी बोल सकते हैं। पानी का लहर जो होता है ना उसका जो खुद का एक डायरेक्शन होता है। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान सा तरीका है, बारिश में कभी पेपर का बोट बनाए हो? बचपन में मैं तो खूब करता था, जब भी बारिश होती थी तो पेपर बोट बनाए हो, जहां पे आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि नली से पानी अच्छे से पास हो रहा है, तो आप वहां पे क्या करते थे? पेपर का बोट बनाते थे। पिंकी ने किया, राहुल ने किया है, पीयूष हैंड रेस कर रहा है, उसने भी किया होगा। तो पेपर के बोट को आप जब छोड़ते थे, हाँ पीयूष बोलो, कुछ कहना है क्या? ठीक है, अब देखो जब आप वो पेपर का बोट बनाते थे, ठीक है, जब आप वो पेपर का बोट बनाते थे तो क्या होता था? जब उस बोट को छोड़ते थे उस टाइम पे, तो बोट किस डायरेक्शन में मूव करता था? पानी के बहाव के साथ चलता था ना। उस सिचुएशन को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम, उस सिचुएशन को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इसको डाउनस्ट्रीम वर्ड एक्चुअली कहां से आया? वो मूवी वगैरह देखे हो जो अचानक झरने से गिरने वाला सिचुएशन होता है, लोग मान लो कि आराम से नदी वदी पे जा रहे थे, मतलब बोट पे जा रहे थे, और अचानक दिखता है कि अरे थोड़ी देर बाद वो झरना आ रहा है, ठीक है, अचानक वो लोग गिरने वाले हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे अगर वो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन से चलते रहेंगे तो क्या होगा? एक बार में 100 मीटर का जंप मारेंगे वो लोग। ठीक है, उस वहां से वो डाउनस्ट्रीम वर्ड आया, वहां से वो डाउनस्ट्रीम वर्ड आया। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या होगा कि जैसे ही आपको दिखा कि अरे वहां पे तो अब गड्ढा है, तो आप अब उसके अगेंस्ट जाना शुरू करोगे, आप अगेंस्ट जाना शुरू करोगे। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है गाइस कि बोट जो था पेपर बोट, उसका खुद का तो कोई स्पीड नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कोई पेपर बोट बना दिया था जो बहुत तेजी से भागता था, ऐसा तो नहीं था ना। पानी जोर से जा रही है, बोट भी ज्यादा जोर से जाती है, पानी स्लो, बोट भी स्लो, क्योंकि उस केस में बोट की स्पीड 0 होती है और पानी की स्पीड के अकॉर्डिंग वो मूव कर रही होती है, राइट। अच्छा, और इसका एग्जांपल समझना है, मान लो कि आप क्लास से निकल रहे थे, क्लास से धीरे धीरे वॉक करके निकल रहे थे, पीछे से आपका दोस्त आपको एक लात मारा। पीछे से आपका दोस्त आपको एक लात मारा, क्या होगा? क्लास से निकलने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी कि नहीं? थोड़े सेकंड के लिए, थोड़े सेकंड के लिए स्पीड बढ़ जाएगी, उसको भी आप डाउनस्ट्रीम कह सकते हो। ठीक है, उसको भी डाउनस्ट्रीम कह सकते हो, क्योंकि आप क्या हुआ कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, आपको पीछे से एक धक्का आया, उसने क्या किया? आपके स्पीड को बढ़ा दिया। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 2 स्पीड मानना होता है। एक मानना होता है लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is equal to x km/h, and let the speed of speed of water current is equal to y km/h। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, तभी हम उधर आगे क्वेश्चन में काम होगा। तो देखो अब यहाँ पे होता क्या है गाइस, आप जब सिचुएशन को इमेजिन कर लो थोड़ा सा, पहला लाइन जो लिखा है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका जो पानी है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, आपकी बोट, आप जो स्पीड आपने लगाई है ना, जैसे नॉर्मल मान लो बोट, पानी में कोई बहाव नहीं है, आपने अपने बोट में स्पीड लगाया है 5 km/h का,
तो उस केस में आपका बोट जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर उसी टाइम पे पानी में बहाव आ जाता है, पानी में बहाव आ जाता है, और अगर आप पानी के बहाव के साथ चलते हो तो क्या आपकी नेट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ। अगर आपका बोट का जब पानी में कोई बहाव नहीं है उस टाइम पे आपके बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब अचानक अगर पानी में बहाव आ जाता है और अगर आपका बोट अब पानी के फ्लो के डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो क्या आपके बोट का नेट स्पीड जो होगा या जिस स्पीड से आप आगे जा रहे होगे वो 5 से ज्यादा होगा या 5 से कम होगा? 5 से ज्यादा होगा, राइट? वेरी मच सिमिलर टू व्हाट? क्लास से बाहर निकल रहे थे अपनी स्पीड से, पीछे से दोस्त ने लात मारा तो उस थोड़े से सेकंड के लिए हमारी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो वो वाला केस यहां पे भी लगेगा। तो डाउनस्ट्रीम में अगर मैं बोलूं डाउनस्ट्रीम का स्पीड का बात करूं तो यहां पे कितना स्पीड से निकलेंगे हम लोग? कितना स्पीड से निकलेंगे? जितना मेरा बोट का स्पीड होगा प्लस जितना पानी का बहाव होगा। जितना बोट का स्पीड होगा, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मेरे बोट का स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, अब पानी में बहाव आया है 2 किलोमीटर पर आवर का, तो अब मेरा टोटल किस स्पीड से आगे जा रहा होगा? तो 5 + 2 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम आगे जा रहे होंगे। ठीक है, मेरा नेट स्पीड हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। अब समझ में आ रहा है ये चीज? तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इस हिसाब से कितना हो जाएगा? x + y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अपस्ट्रीम में क्या होता है? अपस्ट्रीम में होता है जब आप पानी के बहाव के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। तो यहां पे सिचुएशन क्या होगा? यही वैल्यूज लेते हैं कि हमारी बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, वाटर करंट का पानी का बहाव है 2 किलोमीटर पर आवर, और मैं पानी के बहाव के ठीक ऑपोजिट जा रहा हूं। पानी के बहाव के ठीक ऑपोजिट जा रहा हूं, तो क्या मैं अब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकूंगा? नहीं, अब मुझको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो रेजिस्टेंस मिलने के कारण मेरा जो नेट स्पीड होगा अब वो 5 से कम होगा। और एग्जैक्टली कितना होगा? तो 5 - 2 बोट का स्पीड माइनस पानी के बहाव का स्पीड, राइट? तो उस हिसाब से यहां पे क्या लिखेंगे हम? यहां पे लिखेंगे x - y किलोमीटर पर आवर। बोलिए, यहां तक समझ में आया है सबको? यहां तक सब कुछ समझ में आया है? क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन होंगे बोट वाले, इतना लाइन आपको सब में चेपना पड़ेगा। ठीक है, सब जगह कॉपी पेस्ट, इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अपस्ट्रीम का एक और एग्जांपल समझना है तो ऐसे समझ जाओ कि मान लो कि आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही थी, पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, आप क्लास से निकलना चाहते थे, आपका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप निकलना चाहते थे। जैसे ही आप उठ के भागना शुरू किए, आपका दोस्त आपका पैंट पकड़ लिया। रियल लाइफ सिचुएशन है। अब वो भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको रोक रहा है, तो आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाहते थे, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोक रहा है, तो आप वहीं पे खड़े रह जाओगे, है कि नहीं? वहीं पे खड़े रह जाओगे। ठीक है, ये सब इंजीनियरिंग में खूब होगा, जाइए तो एक बार गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो इतना पार्ट क्लियर है। अब पढ़ते क्वेश्चन को। ठीक है, अब पढ़ते क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 एक मिनट रुकिएगा। ओके, यही क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन कह रहा है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो रितु डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर का मतलब है कि वो 20 किलोमीटर पानी के बहाव में ही चली गई। 20 किलोमीटर पानी के बहाव में ही चली गई। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि सर स्पीड इंक्रीज करेंगे। हाँ, जब मेरे को दिखेगा कोई भाग रहा है तो मैं 5 नहीं, मैं 10 की स्पीड से जाके उसको पकड़ूंगा। अच्छा, एनीवेज यहाँ पे आते, तो यहाँ देखिए ये जो लाइन है ना डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर, इसका मतलब होता है 20 किलोमीटर पानी के बहाव में गए हो 2 घंटे में।
20 किलोमीटर पानी के बहाव में गए हो 2 घंटे में, तो आप ही बताओ 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स आपको क्या देगा? आप डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहे थे, 20 किलोमीटर ट्रेवल किए हो 2 घंटे में, तो 20 किलोमीटर बाय 2 कितना हो गया? ये 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 10 किलोमीटर पर आवर मेरा डाउन स्ट्रीम का स्पीड था? बोलिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 10 किलोमीटर पर आवर मेरा डाउन स्ट्रीम का स्पीड था? यस और नो? अगर आप ही बोल रहे हो कि सर मैंने डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम छोड़ दो, आप बोल रहे हो कि सर मैं घर से सेंटर पे आया, 20 किलोमीटर लगा, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 2 घंटे में पहुंचा हूं, तो मैं आप उधर क्या बोलूंगा? आपका एवरेज स्पीड कितना था? 20/2 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप मेरे को कह रहे हो कि सर मैं पानी के बहाव में 20 किलोमीटर ट्रेवल किया हूं 2 घंटे में, तो मैं क्या बोलूंगा? इसका मतलब है पानी के बहाव में हर 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर ट्रेवल किए हो, राइट? अच्छा, सेकेंड लाइन क्या कह रही है? सेकेंड लाइन कह रही है अपस्ट्रीम 4 घंटा, सॉरी अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पानी के बहाव के ऑपोजिट 4 किलोमीटर आप ट्रेवल कर पाए हो 2 घंटे में। तो यहां से अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो अब अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, so according to question डाउनस्ट्रीम का स्पीड तो x प्लस वाई हो गया, ये कितना होगा? 20/2 मतलब 10, और अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा? 4/2 मतलब 2। अभी हम देखे थे ना वहां पे 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 2 घंटे में, तो 20/2 10 हो जाएगा, और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 4/2 भी 2 हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम इक्वेशन की बात करें तो एक इक्वेशन बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा इक्वेशन बना x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को ऐड करते हो, तो 2x बराबर कितना हुआ? 12 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। x का वैल्यू 6 किसी में भी पुट कर दो, आपको वहां से y का वैल्यू मिल जाएगा 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है? फाइनल आंसर ये हो गया। अच्छा, एक चीज इतना याद रखना, गलती से भी आपका पानी के बहाव का स्पीड बोट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पानी के बहाव का स्पीड बोट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने x को क्या माना हुआ है? पानी के बोट की स्पीड को x माना हुआ है, अब y माना हुआ है पानी के बहाव को। अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि आपका बोट का स्पीड आपके पानी के बहाव से कम है, तो फिर आपकी बोट अपस्ट्रीम जा पाएगी क्या? जा पाएगी आपकी बोट अपस्ट्रीम? नहीं जा पाएगी ना। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सॉल्व कर रहे हो, अगर गलती से ये गलती कर दी है जहां पे आपके अपस्ट्रीम की मतलब आपके बोट की स्पीड आपकी स्ट्रीम की स्पीड से कम है, तो टीचर आपका दोनों कान पकड़ के घुमाएगा अपस्ट्रीम ठीक है? चलो, तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। होमवर्क उससे अवंती के मॉड्यूल से रहेगा, ठीक है? अवंती के मॉड्यूल से रहेगा, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अवंती के मॉड्यूल से रहेगा, और एक क्लास में हम लोग फिर उसके डाउट्स को लेकर टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली खत्म करेंगे। ओके ओके, आप होमवर्क भेज दीजिएगा। हाँ, मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है? ओके, बाय सर। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। जी सर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक, अगेन पॉलिनोमियल जैसा ही है, तो ज्यादा आसान है हमारे लिए, ठीक है?